अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी अजमल जामी के साथ। खुशाइंद है कि बिलाखिर मुल्क की सियासत में कुछ बेहतरी के इशारे देखने को मिल रहे हैं और उसका सबूत आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती कमेटी के बीच हुआ मुज़ाकरात का पहला राउंड है, जो कि कमेटी रूम नंबर 5 जिसे कॉन्स्टिट्यूशन रूम कहा जाता है, कौमी असम्बली का सेकंड फ्लोर, स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में ये मुज़ाकरात हुए हैं, जिसका एलामिया भी जारी कर दिया गया। बड़ी खूबसूरत दीदा ज़ेब हैंड राइटिंग थी जिसमें ये एलामिया लिखा गया था। डेफिनेटली ये इरफान सिद्दीकी साहब ने लिखा हुआ है। एलामिया पढ़ के देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि मुस्बत पेशरफ्त हुई है। कमेटी की तश्कील जो है इतराफ़ में फरीक़ैन के, हाँ, चाहे वो PTI के लोग हों या नून लीग के हों, उसको देख करके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी जहन में आते हैं, कुछ सवालात भी उठते हैं। और आज पहले दौर में 3 लोग सिर्फ शरीक थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, असद कैसर साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहिबजादा हामिद रज़ा। बाकी 4 लोग क्यों शरीक ना हुए, ये खबर आपको दूंगा। और दूसरा, कुछ देर पहले हुकूमत ने भी अपनी मुज़ाकराती कमेटी में मजीद इजाफा किया। खालिद मक्सी साहब को शामिल किया बलूचिस्तान से, और जनाब इजाजुल हक साहब को ज़िया ली के उनको भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। 2 बड़ी अहम खबरें इस सिलसिले में, जहाँ मुस्बत पेशरफ्त भी हुई है, उम्मीद अफजा मुलाकात भी हुई है, वहाँ 2 अंदर की खबरें आपको देनी। एक बात तो ये कि जो बाकी 4 लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे वो उमर अयूब साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, हामिद खान साहब हों या दीगर, वो आज शरीक नहीं हो पाए। कुछ खबरें आपने देखी होंगी कि शायद अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार किया। ये खबर दुरुस्त नहीं है मेरी इत्तलात के मुताबिक। ये अली अमीन गंडापुर साहब की आज काबीना इजलास था पेशावर में, वो उसमें शरीक थे। और जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ये इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी से ये मिलेंगे आज जो लोग आज मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने। तो उनका तो काबीना इजलास था। उमर अयूब साहब के पेशावर हाई कोर्ट में कुछ केसेस थे, वहाँ से वो मुखातिब भी हुए। और सलमान अकरम राजा साहब लाहौर में मसरूफ़ थे इसी सिलसिले में, वो भी इस सिलसिले में पेश नहीं हो सके। दूसरी खबर जो इस मामले से जुड़ी है वो ये है कि PTI ने इन्हीं रहनुमाओं की अदम मौजूदगी की वजह से हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि मुज़ाकरात का अमल सोमवार की बजाय मंगल को कर लें, लेकिन स्पीकर साहब इनिशिएटिव ले चुके थे और उनकी राय थी कि नहीं, इसे होना चाहिए। ये भी खुशाइंद है। और आज की इस में जहां अंदर की खबरें कुछ सामने आई, वहां ये भी सुनने को मिला कि इसहाक डार साहब ने शिकवा किया कि एक तरफ हम मुज़ाकरात करते हैं और दूसरी जानिब गालम गलोच होती है सोशल मीडिया पे हुकूमत और हम सब के खिलाफ अजीबोगरीब ट्वीट्स किए जाते हैं, जो असद कैसर साहब ने कहा कि वो बानी PTI यानी इमरान खान साहब की खिदमत में रखेंगे और जल्द ये जो PTI के दोस्त हैं ये जाके मिलेंगे इमरान खान साहब से। लेकिन एक और अंदर की खबर है, वो ये है कि इसहाक डार साहब ने बकौल शख्स से जो मुझे इत्तलात पहुँची, उन्होंने जो यूरोपीय यूनियन की स्टेटमेंट ताज़ा आई है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और वहाँ बैठी PTI क़यादत को कहा कि ये आप लोगों के जो बाहर लोग बैठे हैं, उन्होंने एग्जैजरेटेड फिगर्स एंड एग्जैजरेटेड सूरत हाल एक्सप्लेन की है यूरोपीय यूनियन को, जिसकी वजह से उनका ये GSP+ वाला और तहफ़्फ़ुज़ात पर हामिल जो नोटिफिकेशन आया है, तो वो भी ज़िम्मेदारी PTI पर डाली जा रही थी। इसका कोई ख़ास रद्द-ए-अमल दिया नहीं है PTI क़यादत ने। बहरहाल जब मिल बैठेंगे तो गिले शिकवे तो होंगे, बात भी आगे बढ़ेगी। अज़हद लाजिम था कि ये सिलसिला शुरू हो, तो अब ये शुरू हुआ, लेकिन इससे बरामद क्या होगा? अगली जो मुलाकात होने जा रही है उसमें ताख़ीर इसलिए हुई है कि 25 को क्रिसमस की छुट्टियां हैं, फिर 27 को बीबी शहीद की बरसी है, तो इसलिए तय हुआ कंसेंसस के साथ कि 2 जनवरी को अगला मामला देखा जाए। और इससे भी इसके साथ एक और मुस्बत बात यह है कि 190 मिलियन में जो सज़ा आज सुनाई जानी थी वो भी अब सर्दियों की छुट्टियों की वजह से आगे मामला चला गया। 6 जनवरी गालिबन तारीख बताई जा रही है कि ये फैसला तब सुनाया जाएगा। आज की इस अहम डेवलपमेंट के ऊपर बात करने के लिए मैंने जहमत दी है सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौई साहब को, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे मुज़ाकराती कमेटी का नया हिस्सा बनने वाले एजाजुल हक साहब को। चौई साहब, वेलकम टू लाइव जामी, खुशामदीद। एक अरसे से आप भी इस चीज़ के कायल थे, हम भी बहसत पाकिस्तानी सहाफ़ी यही राय रखते थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मिल बैठेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। सबसे पहले तो ये बताएं, कमेटियों की तश्कील अगर आप देखें तो इससे क्या संजीदगी जाहिर होती है और कितने चांसेस आपको दिखाई देते हैं कि कोई मानी खेज डेवलपमेंट इन एंगेजमेंट्स की सूरत में हमें देखने को मिलेंगे? ये जो मुज़ाकरात हैं, ये आपको ज़ाहिर ज़्यादा अंदाज़ा है कि ये मुज़ाकरात भी तो एक मुज़ाकरात की कामयाबी की वजह से हो रहे हैं ना। एग्जैक्टली। जो पहले मुज़ाकरात हुए हैं वो ज़ाहिर है कि बैक एंड के ऊपर हुए हैं, और अब मुज़ाकरात जो हैं वो एक फ्रंट एंड के ऊपर हो रहे हैं। और जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं, अगर उनमें कोई बात आगे चली है तो इस नहज पे मामला जो है वो पहुँचे हैं। तो पहली बात तो ये है कि देखिए, पाकिस्तान में जो गुज़श्ता 2-2.5 साल में जो कुछ हो रहा है उसको सामने रखते हुए
और कोई हल मुझे तो नज़र नहीं आता कि क्या करें। सीधी बात है कि जो पीटीआई और इमरान खान की से इनकलाब मैनेज नहीं हुआ और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान मैनेज नहीं हुआ, जी। और इस दोनों मामलात में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, क्योंकि दोनों जो मैच है वो बराबर का फंसा हुआ है और सारे लोग बशमूल हमारे जो हैं वो हमारे उनकी वो तबाह बर्बाद हो गया मुल्क, समझ नहीं आ रहा। 1 लाख छापा पड़ा है पंजाब में, करोड़ों लोग जो हैं उसमें इफेक्ट हुए हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो पुलिस के हैं वो मिलियनर हो गए हैं। जो लोग इसके साथ मामलात के साथ मुंसलिक थे उन्होंने बड़ा पैसा बना लिया है और आम आदमी जो है उसकी कीमत अदा कर रहा है। लिहाजा टेम्परेचर नीचे लाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल में ये जो बैकएंड के मुज़ाकरात हैं जो अब भी जारी हैं और उनके में भी बातचीत हो रही है। अगर एक हम आप ये कह रहे फिलहाल हैं तो कि बैकएंड पे पैरेलल मुज़ाकरात जारी हैं, एंगेजमेंट जारी है? बैकएंड के ऊपर एक पैरेलल एंगेजमेंट जो है वो जारी है, और इसीलिए आप देखें ना कि 2 इम्पोर्टेंट लोग जो अभी इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं हैं, वलीम इन गंडापुर और मोहसिन नकवी साहब हैं, हाँ, और उनकी एक मुलाकातें पहले भी जो हैं वो हो चुकी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और लोग भी हैं शामिल ज़ाहिर है इसमें। तो अब देखते हैं कि वो मुज़ाकरात जो हैं वो क्या, इसकी यदि एक प्रैक्टिकल सजेशन क्या लेके आते हैं, क्योंकि जामे इसमें प्रॉब्लम ये है हुँ, कि देखिए ना, असल तो मतमा नज़र पीटीआई का तो यही है और होना चाहिए कि इमरान खान बाहर आए। हुँ, हुकूमत समझती है कि अभी इमरान खान के बाहर आने का मतलब ये है कि उनकी हुकूमत का खात्मा, और उनकी हुकूमत के खात्मे के बाद इलेक्शन और फिर इमरान खान ही होंगे। हुँ, लिहाजा वो ये चाहते हैं कि ये जो इमरान खान की रिलीज का प्रोसेस और इलेक्शन का प्रोसेस ये डिले हो, हुँ। और दरमियान में वो जो है इसको आप ये देखते हैं कि ये इनमें कैसे ये तरीकाकार बनाया जाता है कि जिसमें हुकूमत का खतरा जो है वो कम हो और वो आगे चले। अब लेट्स सी। अच्छा, मैं जो लामा राजा आपको सुन रहा था और फिर आपकी राय भी मैंने अभी सुनी है बराह रास्त, तो तासुर ये मेरा बना है कि प्रॉबेबली, बल्कि नहीं डेफिनेटली, एक जो मसला था इस सारी सूरत हाल में वो था कि क्या इस्टेब्लिशमेंट का ग्रीन सिग्नल है या नहीं है, क्योंकि हम अक्सर एतराज़ करते थे कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात करती भी है तो इनके पास देने को क्या है, क्या इन्हें ग्रीन सिग्नल मिला है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक ही नहीं मिल बैठेंगे। तो अब गोया ये मैं समझ लूँ कि ग्रीन सिग्नल है मुज़ाकरात का और पूरी सपोर्ट भी है ताकतवर तरीन की जानिब से भी। मुमकिन नहीं ना उसके बगैर। मतलब बयास सादिक साहब जो हैं उनकी अपनी पोजीशन तो आपने देख ही ली कि उनकी अपनी असेंबली में जो है वो रात को 10 लोगों को उठा के ले गए, और वो एक एएसआई थाना सेक्रेटेरिएट का चेंज नहीं करवा सके। हम्म, इस तरह से राना सनाउल्लाह ने पूरी कोशिश कर ली कि जो कमेटी है वो खान साहब से मुलाकात के लिए जा सके, वो मुलाकात नहीं करवा सके। तो इस वक्त जो हालात हैं वो ज़ाहिर है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये मुज़ाकरात मुमकिन ही नहीं थे जब तक कि इनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की नोट नहीं आती। आई थिंक इट्स अ रियली गुड कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की भी नोट आती है और हम इसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखें इस वक्त सिचुएशन में अभी आपने तज़किरा किया जीएसपी प्लस का, देखिए अमेरिकन प्रेशर और अब यूरोपियन प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों यहाँ पे एक नहीं, आज तो बड़े जेरेमी कार्बिन का भी ट्वीट आ चुका है ना, वो जो माजी के लेबर के हुआ करते थे अपोजिशन लीडर। हाँ, लेकिन जेरेमी कार्बिन तो जो है वो थोड़े सारे आप समझे मुतनाज़े हैं, वो हमेशा दूसरी तरफ है, उनसे उनकी इम्पोर्टेंस तो ज़ाहिर है उनकी है क्योंकि वो बड़ी सेन वॉइस समझी जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा है, मैं मसलन एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन के प्रोफ़ेसर हैं और वो वाशिंगटन में हैं, वहाँ पे डिफेंस से वाबस्ता है। वो पाकिस्तान आए हुए थे तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये मशवरा दिया है पाकिस्तान में अपने जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको, कि देखिए अब पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि अमेरिका जब आपको स्क्वीज करे हम्म, तो बजाय इसके कि आप उस वक्त ये फैसले करें, आप अभी जो है वो आपस में ये फैसले कर लें, क्योंकि जब बाहर की कहने के ऊपर आप सही। फैसले करते हैं तो फिर आपकी स्पेस कम हो जाती है। स्पेस भी कम हो तो जाती है, फिर उन्होंने लेना देना भी मुश्किल हो जाता है। ये ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है उनका ये चोए साहब के मानना था, मेरा ख्याल है चोए साहब उनका के ये को असर भी मानना हुआ था है। कि आप कुछ उनका कह ये मानना था कि देखें ये प्रेशर तो लाजमन आएगा, लाजमन है। और आई नो इज अ वेरी वेल हाँ, कनेक्टेड मैन देयर, आई नो तो आप उनका था जिनकी कि बात ये कर रहे हैं। प्रेशर लाजमन है। नहीं, ठीक बात है, जी क्वाइट मैं समझ गया जिनकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं।
और मेरा ख्याल ये चोसा मेरी ज़ाती राय ये है एक सहाफ़ी के तौर पर कि आई थिंक इस बात को इसका इदराक किया गया है और इसी सिलसिले की कड़ी है आज की मुज़ाकरती नशिस्त। जो आप खान साहब का बीच में जिक्र रह गया, मेरी तो एक इत्तला आज ये भी है कि इसके बावजूद कि याद सादिक साहब ये कह रहे थे कि खान साहब तक रसाई का काम मेरे ज़िम्मे का नहीं है या मेरे पे स्केल का नहीं है, मेरी इत्तला ये है कि इसी अमल के दौरान खान साहब से मुलाकात की भी गारंटी दी गई है, क्योंकि ये मुज़ाकरती कमेटी जो PTI की आएगी ये हर सेशन के बाद चाहेगी कि ये मुलाकात करे। तो मेरी खबर ये है कि उस मुलाकात की भी यकीन दहानी कराई गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा पुरुमीद हूँ इसके ऊपर। लेकिन चौधरी साहब अगला जो मैंने नुक्ता आपसे डिस्कस करना है वो ये है, यू हैड बीन पार्ट ऑफ दिस नेगोशिएशंस, सारी उम्र आपने सियासत में गुजारी है कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो या जुज़वी मुतालबात माने जाते हैं या किसी हद तक लेन देन होती है, तो कुछ लोग या कुछ दो की बुनियाद पे बात होती है ना, तो तहरीक इंसाफ बदले में क्या दे सकती है इस सरकार को, इस सेटअप को, क्योंकि उनकी भी बदले में कुछ ख्वाहिशात हैं ना? नहीं, इस वक्त तो देखिए ना, सब कुछ दे ही तरीके इंसाफ सकती है। उसकी वजह यह है कि जो तमाम इस वक्त सियासत है वो तो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है, और तहरीक इंसाफ अगर पार्टी के तौर पे कुछ देने की पोजीशन में नहीं है तो इमरान खान तो बहरहाल जो है वो कंसेशन देने की पोजीशन में है कि वो अगर फिलहाल जो है वो उनको जो है वो अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज होते हैं, चीज़ें होती हैं और टेम्परेचर नीचे आता है, तो आई थिंक ये पाकिस्तान में पहली तो जो हमारी सीढ़ी है वो ये है ना कि टेम्परेचर नीचे आए। तो टेम्परेचर नीचे आने के लिए जो भी इक़दाम हैं वो इमरान खान के बगैर तो नहीं हो सकते। टेम्परेचर नीचे आने की आपने बात की, अभी चंद रोज़ पहले ही आपका जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ या बाहर बैठे कुछ यूट्यूबर्स के साथ, मैंने देखा बड़ा वोकल बात करें, लेकिन उस पर मोहतरमा अलीमा खान साहिबा का रद्द-ए-अमल है। चौधरी साहब, क्यों सोशल मीडिया कारकुनान को कंफ्यूज कर रहे हैं आप? काम से काम क्यों नहीं रखते किबला आप? नहीं, मेरी अलीमा खान साहब से बात भी हुई और अच्छा, इस बयान के बाद जी बाद में बात हुई और उन्होंने खैर अपनी जो भी बात की, लेकिन इशू ये है कि देखें मेरा नुक्ता नज़र उनसे मुख्तलिफ है और मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये जो इस वक्त एक एक्सरसाइज चल रही है उसके नतीजे में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और जिस तरीके से देखें, दो हमें डिस्टिंक्शन है, और अगर तो आप एस्टैब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के ऊपर क्रिटिसिज्म करें तो वो तो देखें उसी वजह से तो हम सारे ये पेशियां भी भुगत रहे हैं, जेलें भी भुगती हैं हमने, तशद्दुद भी सहा है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी रोल के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो है या फौज के ऊपर तनकीद करेंगे तो वो तो फिर नामुमकिन सी एक सूरत हाल है। और इस वक्त जो मेरा प्रॉब्लम है वो ये है कि देखें, ये जो सेपरेटिस्ट इस लड़ाई से जो फ़ायदा उठा रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जा रहा है, शहीदों के खिलाफ जो कैंपेन्स की जाती हैं, गाजियों के खिलाफ जो कैंपेन्स की जाती हैं, देखें उसका इमरान खान को क्या फ़ायदा है, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। और आप अगर वोकली, पहले मुझे बड़े लोगों ने यही कहा कि जी आपको क्या ज़रूरत है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इनको टेक ऑन नहीं करेंगे, ये PTI से इनका ताल्लुक नहीं है, ये सेपरेटिस्ट हैं और ये लोग एक पूरा एजेंडा लेके चल रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि PTI को इनसे अलहदा किया जाए, वरना हम में MQM में BLA में क्या फ़र्क रह जाएगा। ये बड़ी अहम बात है। लेकिन जो साहब यहाँ पे एक इम्प्रेशन ये है कि जिन भी अनासिर का जो बैरून मुल्क मुकीम है, यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के ज़रिए पाकिस्तान की रियासत, फ़ौज उसको जिस तरह से डैमेज कर रहे हैं, लेकिन ये किसी की इमाम पे ऐसा कर रहे हैं ना, क्या वजह है कि इनको अभी भी प्रो PTI क्राउड बाय करता है? तो किसी की इमाम पे कर रहे हैं ना, वरना तो PTI की क़यादत जो है वो अगर इनको शट अप कॉल दे दे कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तो मसला हल हो जाएगा। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि PTI की जो सोशल मीडिया लीडरशिप है वो अपने आप को अलहदा करे ना इनसे। अगर आप उनको अलहदा नहीं करते और साथ कहते हैं कि जी हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, अब हम क्या करें, और साथ सारी रीट्वीट्स भी आपकी हो रही हैं, तो देखिए ना, ये तो फिर फौज का जब गिला आता है या आर्मी चीफ जब बात करते हैं तो ये फिर तो उनकी बात जो है उसमें वजन आ जाता है। सो प्रॉब्लम ये है कि देखें, अब इस वक्त एक और भी प्रॉब्लम है कि जैसे जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वहाँ दो बड़े ग्रुप्स हैं। एक तो खैर चूंकि काउंटर नैरेटिव बन नहीं सका, तो अब फौज के खिलाफ बात करना एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो अगर आप फौज के खिलाफ बात करते हैं, आपको क्लिक्स मिल रहे हैं और आप पैसे बना रहे हैं, तो एक तबका वो है। दूसरा तबका वो है जो कि ये सेपरेटिस्ट हैं, जिनको स्पॉन्सर्ड है और पता भी नहीं होगा उनको कि वो एजेंसियां उनके साथ क्या सलूक कर रही हैं या क्या कर रही हैं।
वो ये नैरेटिव कर रहे हैं। और फिर तीसरा तबका है जिनके साथ ज्यादती हुई है और वो एक्चुअली अपनी ज्यादतियों की वजह से दुखी होके इनके साथ शामिल हो गए। अब ये 3 ग्रुप्स हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है, उनको अलग करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को इस प्रोपेगेंडे से बचाने की ज़रूरत है। और आप जिससे आज बात करें पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में, वो बड़ा मायूस है। और पाकिस्तान में जो भी हुकूमत में लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है, उनको बड़ा सोचना चाहिए वो पॉलिसीज़ से पाकिस्तान को कहाँ ले आए हैं और इसके तदारुक के लिए बड़ी सीरियस एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये कहीं ओवर डोमिनेट कर गए हैं, ओवर इन्फ्लुएंस कर गए हैं पीटीआई की पॉलिसी साजी के ऊपर और पीटीआई के स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर? देखिए अगर ये बात ये होगी, मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में भी ये मैंने बात की थी कि देखें, हम लोग तो मिलिटेंट नहीं है, हम तो बंदूक लेके पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। लिहाजा जब आप हमें पॉलिटिकली एलिमिनेट करना चाहें तो हम तो हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि फिर आपकी अपोजिशन आर्म्ड अपोजिशन होगी और वो लोग आपके साथ मुकाबला करेंगे जो बंदूक से आपका मुकाबला कर सकते हैं। अब बलूचिस्तान में आप देख लें क्या हुआ है, केपी के इलाकों में क्या हुआ है, खुद हमारे साथ अफगानिस्तान जो हमारा हमसाया है वहां भी तारीख देख लें, काइट रनर किताब पढ़ लें, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप देखें वहां पे क्या हुआ। तो यही इसी तरह से जब आप लोगों को बात नहीं करने देंगे तो फिर वो जो एलिमेंट है, वो जो मॉडरेट एलिमेंट है, आपने उसको खुद एलिमिनेट कर दिया है और अब एक्सट्रीमिस्ट रह गए हैं दोनों तरफ। अब वो जब आप मॉडरेट बात करते हैं तो वो सारे आपके भी खिलाफ हो जाते हैं कि ये तो एक एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। बिल्कुल ठीक। तो साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अभी अपने काइट रनर का तो इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है 2007 में, नाज़रीन अगर वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिसका हवाला फवाद चौधरी साहब दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सियासतदान जनाब एजाजुल हक साहब, आप मुज़ाकरती कमेटी का हिस्सा हैं। उनसे भी आज की सूरत हाल पर तफसीली हमारी गुफ्तगू होगी लाइव जामी में, छोटी सी ब्रेक के बाद। लाइव जामी में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रखा है सीनियर सियासतदान जनाब एजाजुल हक साहब ने। एजाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकाला। भी कुछ देर पहले जो हुकूमत और पीटीआई के बीच डायलॉग हो रहा उसका पहला दौर ख़त्म हुआ, एलामिया भी आया, उसके ऊपर मैंने सेर हासिल गुफ्तगू की है पहले चंक में। और इस बीच इतला मिली कि आपको भी मुज़ाकरती कमेटी का हिस्सा बनाया गया और खालिद मक्सी साहब को भी बलूचिस्तान से। तो आपको इस सिलसिले में आपसे मुशावरत की गई, आपको एतमाद में लिया गया इस अमल का हिस्सा बनाने के लिए, या बारों बार ही कम हो गया? नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद सोच कर जो कुछ कोलिशन पार्टनर्स को साथ डालना होगा, तो खालिद मक्सी साहब भी मेरे ख्याल में बाप पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरा भी उन्होंने नाम मेरे ख्याल में आखिरी मोमेंट पे पहले उसमें तो निश्चित में नहीं आया था, जैसे आपने बताया कि अब उन्होंने डाल दिया। और अच्छा, मैं समझता हूँ एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है ये कि जो इतना डेडलॉक है मुल्क के अंदर, महाजराई है, अगर इसके ख़ात्मे के लिए कोई पेशरफ्त हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। इस अमल को आप कैसा देखते हैं? क्या इसमें पाकिस्तान में जब भी कुछ सियासी डायलॉग ऐसे होते हैं किसी डेड एंड पे जाके, तो हमने हमेशा देखा कि हम थर्ड फोर्स की जानिब देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की क्या हिमायत हासिल है, वहाँ से ग्रीन सिग्नल है या नहीं है। तो अब के बार आपको लगता है कि वहाँ से ग्रीन सिग्नल है और को वाकई मानी खेज मुज़ाकरात हो सकते हैं ये? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि अगर दोनों इतराफ़ से इस बात पे मतलब इत्तफ़ाक़ राय हो जाए कि इस मुल्क को हमने आगे लेके चलना है और हमारी अना जो है इस मुल्क से बालातर नहीं होनी चाहिए, जो पाकिस्तान की बेहतरी अगर उसके लिए काम करना है, फिर तो मेरा ख्याल है रास्ते निकल आएंगे। लेकिन अगर कोई टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हुआ या कोई इस किस्म की डिमांड्स ले आए जो कि मुमकिन नहीं है किसी के पास उनका हल, तो क्योंकि मैं समझता हूँ डायलॉग हमेशा गैर मशरूत होने चाहिए। आप अपनी मुतालबात ज़रूर रखें, अपनी तकालीफ के बारे में बताएं और उसका अजाला करने के लिए भी जो दूसरी जानब से देखा जाएगा तो मेरा ख्याल है कि उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन अगर हम कहें जी ये हमारी डिमांड्स हैं और इस तरह ये हो, पहले कदम ये हो, फिर दूसरा कदम ये हो, तो फिर वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते कभी भी। ठीक है, आप पहली बात ये है कि देखें जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कोई दो नहीं है, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक ही है। बिल्कुल ठीक। और ये और ना ही मुल्क के अंदर इस वक्त मार्शल लॉ है, क्योंकि जब भी ये बात की जाए लोग हवाला देते हैं, देखें जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ से बातचीत, ज़ियाउल हक से बातचीत हुई, लेकिन उस वक्त मुल्क के अंदर मार्शल लॉ था और उनकी हुकूमत थी और उस वक्त वो डायलॉग उन्हीं के साथ हो सकता था। अब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं है, चाहे और जो मर्जी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं।
तो मुज़ाकरात हुकूमत के ज़रिए होंगे, और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट यानी एक ही मतलब गाड़ी के दो पहिए हैं, और आपस में मुशावरत के साथ, आपस में बातचीत के साथ ये कमेटी बनाने के लिए भी लाजमी बात है कोई ना कोई मुशावरत हुई होगी उनके साथ, और एक ओके हुआ मामला आगे चलें। आपने अभी कहा कि मुज़ाकरात गैर मशरूत होने चाहिए, कोई ऐसा मुतालबा ना हो जिस पे अमल दरामद करना मुश्किल हो। क्या ऐसा मुतालबा है जिसके ऊपर अमल दरामद मुश्किल हो सकता है हुकूमत के लिए? मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह पहले कहा गया था ना कि पहले ये कमीशन बनाएं, फिर वो कमीशन बनाएं, फिर अपना सबको रहा करें। देखें, मुज़ाकरात के ज़रिए ही जो असीरान है उनकी रिहाई का भी मुमकिन बन सकता है। मुज़ाकरात के ज़रिए ही अगर कोई कमीशन बनाना है 26 तारीख की जो उनका धरना था, तो वो और 9 मई दोनों में अगर कोई चीज़ आगे लेकर चलनी है और कोई कमीशन बनाना है, तो 9 मई की तो अब सज़ाएँ वगैरह भी हो गई हैं, आपने देखा कि वो उनकी भी अनाउंसमेंट हो गई है। तो जो भी कमीशन वगैरह बनेगा वो इसी मुज़ाकराती टीम के ज़रिए बनेगा ना, दोनों तरफ से गुफ्तगू शनीद के साथ, बातचीत के साथ। बिल्कुल, इन्होंने ये दो निकात रखे हुए हैं, असीरान की रिहाई है और साथ कमीशन इन दो मामलात के ऊपर। लेकिन पीटीआई के लोग ये समझते हैं कि असीरान की रिहाई में नंबर 1 इमरान खान का नाम होगा। तो क्या इमरान खान की रिहाई या उनको जेल से बाहर निकालना हुकूमत को वारे खाता है? देखें, जब जेल से निकलना होता है या जब केसेस ख़त्म होने होते हैं तो रास्ता भी निकल जाता है। माजी के अंदर भी आपने देख लिया कि बड़े बड़े केसेस बने थे, और फिर जिस दिन वो क्या कहते हैं चुटकी बजी तो सारे केसेस भी ख़त्म हो गए और मामला जो है वो ठीक हो गए। तो कोर्ट्स के ज़रिए अगर जाएं, मेरा ख्याल है तो वो बेहतर है। मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकराती टीम या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो केसेस, क्यों हुकूमत ने तो केसेस नहीं किए हुए कि हुकूमत कहे जी ये केसेस वापस हम लेते हैं। तो कोई ना कोई रास्ता देखें, इंशाल्लाह बेहतरी का निकलेगा बीच में से। बदले में पीटीआई से क्या तवक्को हो सकती है सरकार को, इस मुज़ाकराती कमेटी को पीटीआई से क्या मांग हो सकती है इस सिस्टम की? देखिए, पीटीआई से तो सिस्टम की भी मांग है, मेरे ख्याल में मुल्क की बेहतरी के लिए भी है, और ये जो महाजराई है मेरा ख्याल है इसका रुख किबला टोटली एक तब्दील कर दिया गया है। पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में, जो मैं 35 साल 36 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस आप ले लें, कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इतनी डायरेक्ट महाजराई हुई हो कि आप एक माइंडसेट जो है वो बिल्कुल आवाम का चेंज करने की कोशिश करें, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स का चेंज करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें जो है इसका अजाला करने की ज़रूरत है, लोगों को सही डगर पे लगाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई में भी ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात रही है और जो मेरे स्पेशल कमेटी में हमारे साथ रहे हैं, कि उनकी भी बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है। तो अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग अगर सामने आएंगे तो मेरा ख्याल है कि एक कोई ना कोई रास्ता बेहतरी का निकल सकता है। एजाज साहब, आपने बराह रास्त भी मुल्क की सियासत के उतार चढ़ाव देख रखे हैं, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के भी आपने बड़ी कुर्बत से देखा हुआ है। ये जो अभी रिचर्ड ग्रेनल से कहानी शुरू हुई है खान साहब के हक में लिए, फिर यूरोपीय यूनियन की प्रेस रिलीज भी आई है जीएसपी स्टेटस के ऊपर, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के ऊपर, और आज जेरेमी कार्बन ने भी एक ट्वीट किया हुआ है। ये जो बदलता बैनुल अक़वामी मंजरनामा है या वहाँ से उठती आवाज़ें हैं, कहीं ये उनका दबाव तो नहीं है कि अब बिलाखिर हुकूमत मजबूर हुई बातचीत करने के लिए, और ये दबाव किस हद तक यानी वाकई दबाव कहलाया जा सकता है? देखिए, ज़ल्मे खलीलज़ाद का भी आज आया ट्वीट, पता नहीं आपने वो देखा कि नहीं जी। पहले भी उसने इसको खुशाइंद कहा है कि ये कमेटी बनने को खुशाइंद कहा है उसने। देखिए, बाहर से दबाव तो इस तरह का नहीं आ सकता कि आप यूं करें या आप यूं करें। बाहर से दबाव इस किस्म का आ सकता है कि आप बातचीत करें, और या फिर बाहर से दबाव ये आ सकता है कि जी इसके अंदर कोई हम वो कहते हैं न्यूट्रल अंपायर का किरदार अदा करते हैं, जिस तरह माजी में सऊदी अरेबिया ने किरदार अदा किया या कतर ने किरदार अदा किया, उस किस्म का किरदार तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई मुल्कों के दरमियान ऐसे कोई डिक्टेशन नहीं चल सकती कि आप कहें ये ऐसे कर दो या ऐसे कर दो। वो मेरा ख्याल है कि नामुमकिन सी चीज़ है वो। तो क्या अभी भी सऊदी और कतर वाला किरदार उसकी कोई इम्कानात हैं, क्योंकि वहाँ से मदारान अब आवाज़ें उठा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बड़ी एक सिंपल
सा फार्मूला बताता हूँ जो मैं मतलब जो मैंने देखा हुआ है कि 1999 में जब मार्शल लॉ लगा परवेज मुशर्रफ साहब का, तो एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी उनके और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ के दरमियान, ठीक है ना। मौजूदा सूरत हाल में वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं थी इस किस्म की कि वो किसी को नीचे उतारना चाह रहे थे। हाँ, ये ज़रूर सोचा जा रहा है कि शायद उनको बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे वो, तो इसलिए उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, या फिर जो शुनीद है कि जनरल फैज़ के साथ मिलकर कोई इस किस्म के इक़दाम किए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि बीच में हमने भी कोशिश की उस वक्त कि कोई सुलह सफाई का मामला बन जाए, यानी मैं 1999 की बात कर रहा हूँ। तो एक हद तक जनरल परवेज मुशर्रफ को मैंने मतलब तैयार भी कर लिया था इस बात पर कि असम्बलियों को बहाल कर देते हैं, और फिर मेरी कोई गुफ्तगू आगे भी चली, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त एग्री नहीं किया। इसलिए उनको तकरीबन 1.5-2 साल, पौने 2 साल तो उन्होंने भी गुजारे ना। फिर जाकर 2002 में मेरे ख्याल में, या जब हुआ उनका, जब जिस वक्त भी उनका बाहर जाने का हुआ, वो सारा अरसा उन्होंने गुजारा, और बड़ा मुश्किल था वो, क्योंकि एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी, लांडी जेल, अटक जेल, छोटे जहाज़ों में बैठाना, हथकड़ियाँ लगा के कुर्सी के साथ। जिस दिन उन्होंने ये फैसला किया, जब पहले हमने गुफ्तगू शुरू की तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बातचीत नहीं करना चाहता, वो गुस्सा था उनको। लेकिन जब उन्होंने ये फैसला किया कि हाँ अब वक्त आ गया कि मुझे बातचीत करनी चाहिए और मामले को आगे ले जाना चाहिए, और फिर घोड़े दौड़ाए, कोई सऊदी अरेबिया, कोई कतर, कोई आगे, कोई पीछे, क्योंकि कतर से तो सबसे पहला जो शख्स मिला था नवाज शरीफ साहब को, जो बाहर से आकर मिला था, वो कतर का फॉरेन मिनिस्टर था। ठीक, लेकिन उस वक्त तो उन्होंने ये बात नहीं की थी कि हाँ भाई मुझे हेल्प करो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। उस वक्त उनका मूड नहीं था। लेकिन जब उनका मूड बना तो उस वक्त फिर महीने के अंदर अंदर सामान भी बंद हो गया, जहाज़ भी आ गए, और चले भी गए वो। चलिए, आपने जनरल फैज़ वो जो मैं कहने की बात कहना चाह रहा हूँ ना, कि जिस दिन जो बंद होता है वो सोचता है कि यार अब काफ़ी हो गई है, कमेटी बनाओ, बातचीत करें, कोई रास्ता निकालें जो बेहतरी का रास्ता हो, तो फिर रास्ते निकल आते हैं। मेरा प्रोड्यूसर चुटकी बजा रहा है, वो वाली जो आप जिसकी जानिब इशारा कर रहे थे कि छोटी सी ब्रेक ले लूं। एक ब्रेक लेता हूं, वापस बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एजाजुल हक साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। एजाज साहब, ये फरमाएं, जनरल फैज़ का आपने जिक्र किया, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल भी उनका हो रहा है, उनका मुस्तकबिल आप कैसा देखते हैं, और एक सर मुज़ाकरत अगर हो रहे हैं तो क्या उनका मामला इमरान खान साहब तक भी जा सकता है? ये तो अभी मतलब मफरूज़ों में बात करने वाली बात है ना। हाइपोथेटिकली तो बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इन रियलिटी तो ये है कि ये एक कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, चार्जेस जो है वो फ्रेम हो चुके हैं, और जब भी कोई कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स होती है, तो ये तो इंटरनल मामला है फौज का, हमें नहीं मालूम कि क्या बातचीत हो रही है, क्या नहीं हो रही, कहाँ तक उन्होंने बात की, कहाँ तक उन्होंने बात नहीं की। लेकिन इस नहज तक पहुंचने के लिए बाकायदा सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, और उस पर जो है वो काफ़ी जो है रिसर्च की जाती है, फिर ये मामला आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक। इमरान खान साहब, कोई इतनी छोटी बात नहीं थी, मतलब कोर्ट मार्शल इतने सीनियर ऑफिसर का माजी में भी होते रहे, अनप्रेसिडेंटेड, चंद एक मुझे मालूम है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही बात है। मैंने ये देखा कि एक ज़माने में जब खान साहब ज़मान पाक थे, इक़्तिदार से रुखसत हुए, तो आपकी उनसे कुर्बतें बढ़ी, उनसे आप जाके मुलाकात करते रहे, पीटीए के लोगों से बातचीत करते रहे, फिर आज आप हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुई? देखिए, मामलात जो थे ना, वो उस वक्त भी जो मेरी कोशिश थी कि 3.5 साल तक तकरीबन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी उन 3.5 सालों में। हालांकि मेरे उनके साथ ताल्लुकात 1980-81 से ताल्लुकात हैं उनके साथ, यानी कि जब वो वापस क्रिकेट के अंदर आए तो उसके अंदर भी कुछ हमारा भी किरदार था उसके अंदर। तो जब ये मालूमात हुई कि उनके ताल्लुकात जो है वो मामला जो है ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तब मैंने सोचा कि ये इससे जो है डिस्टेबलाइज होगा मुल्क, इधर मसाइल इकट्ठे होंगे। फिर मैं गया, उनको कोई मतलब अप्रैल में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, मार्च के शुरू में 5 मार्च याद है, मैं पहली दफ़ा गया, और मेरा मकसद यही था कि ये जो जिस डगर पे जा रहे हैं उसमें कोई थोड़ा बहुत मामलात ऐसे हों कि ताकि ये ख़राबी की तरफ हम ना जाएं।
और यही मैं कोशिश करता रहा उनके साथ। फिर एक वक्त ये आया कि जब असम्बलियाँ तोड़ रहे थे पंजाब की और KPK की, उस वक्त भी मैंने उनसे बातचीत की कि ये ना करें अभी, जब तक कि आपको 100% श्योरिटी ना हो कि आपको इलेक्शंस मिल जाएंगे। और अगर दूसरी पार्टी का दाव लग गया तो मैंने कहा फिर सारे जितने आपको ये मशवरा दे रहे हैं असेंबली तोड़ने का, वो सब जेल में जाएंगे। और वही हुआ जो मैंने बात की थी। तो मकसद मेरा ये था कि जो दूरियां हैं, जो टकराव है, इस टकराव को ख़त्म किया जाए। और आपने देखा होगा कि जब भी, अगर आप देखें ना हिस्ट्री को या तारीख को, या जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद या उससे अगले दिन उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव जो है वो बयान दिया, चाहे वो फ़ौज के बारे में हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हो, चाहे वो मुल्क के बारे में हो। लेकिन फिर बाद में कुछ लोग थे जो बीच में स्पैनर डाल देते थे, मुझे मालूम नहीं उनके क्या मकासद थे और वो क्या करना चाह रहे थे। और फिर 9 मई के बाद तो देखें 3 माह तो मैं भी इसी वजह से 9 मई की वजह से एग्जाइल में रहा। लेकिन उसके बाद फिर हमने, हमारी अपनी जमात थी, हमने कहा कि अब कम से कम वो सियासत की जाए जो कि बेहतरी की सियासत है, पॉजिटिव सियासत जो है। ठीक, तो अब आप उम्मीद रखते हैं कि इस मुज़ाकराती अमल से कुछ खैर बरामद होगी, कुछ सियासी इस्तेहकाम आएगा? देखिए, मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा, मुज़ाकरात के अलावा कोई चारा भी नहीं है। और मैंने देखा है कि माजी के अंदर अगर ये 26वीं तरमीम ना आती तो जब स्पेशल कमेटी बनी थी उसमें बहुत अच्छी गुफ्तगू, और उस दौरान भी जब वो 26वीं तरमीम में वो स्पेशल कमेटी में जाकर बैठते थे तो बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू की है। उनके तमाम चेयरमैन जो हैं PTI के और उनके साथ जो मुआवन थे उनके, चंद एक लोग हैं जो कि मतलब चाहते हैं कि कन्फ्रंटेशन हो और वो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें सामने लाई जाएं। लेकिन देखिए ना, जो असीरान हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ देखना चाहिए कि इतने अरसा हो गया उनको अंदर हैं, और मतलब अब उन तमाम मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना वैसे में बेहतर तरीका। और मैं समझता हूँ कि अगर दोनों तरफ से पॉजिटिव थिंकिंग हुई तो कोई ना कोई रास्ता बेहतरी का निकलेगा। अल्लाह करे जी ऐसा हो। बहुत शुक्रिया आपका जनाब एजाज के गुफ्तगू थे। प्रोग्राम में यहाँ छोटी सी ब्रेक और बाद में पब्लिक पल्स पे क्या चल रहा है वो बयान करता हूँ, बल्कि ब्रेक रहने देते हैं, वक्त कम है। पब्लिक पल्स पे अगर हम निगाह डालें कि सोशल मीडिया पे बिलखुसूस एक्स ज़्यादा कैथारसिस हमारे यहाँ होता है रिटन फॉर्म में, उसमें हम अगर हम देखें तो टॉप पे रिचर्ड ग्रेनल हैं जो ट्रंप साहब के खुसूसी मंदूब हैं, खुसूसी एलची हैं हॉटेस्ट स्पॉट्स के लिए। और उसकी वजह उनके ट्वीट्स हैं जो बार बार वो पाकिस्तान की सूरत हाल पे कर रहे हैं, इमरान खान साहब के हक़ में कर रहे हैं। बल्कि कुछ देर पहले तुमने ट्वीट किया जो स्टारलिंक इलान मस्क का नया मनसूबा जिसके ज़रिए इंटरनेट की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को भी इसमें शामिल कर लो, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट की पाबंदियों की शिकायत करते हैं लोग। आज बिलावल ने भी उसका जिक्र किया। फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक नंबर 2 पे ट्रेंड कर रही है। अब चूँकि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं तो ये आप मौखर ही समझें, हमने आपको पहले भी खबर इस सिलसिले में दी थी। नंबर 3 पे ISPR जो पाक फौज का इदारा है, और उसकी वजह जो शोहदा हैं हमारे और जो सज़ाएँ हुई हैं 9 मई के सिलसिले में, उसमें ISPR को कोट किया जा रहा है, उनकी प्रेस रिलीज़ को। नंबर 4 पे एक खुशाइंद मौजू है जो डिस्कस हो रहा है, वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है। पहली बार तारीख़ में ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने ODI सीरीज़ में साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में शिकस्त दी और वाइट वॉश किया। यानी 3 एक रोज़ा मैचेस पर मबनी ये सीरीज़ थी जिसमें पाकिस्तान की टीम ने तीनों ODI मैचेस जो हैं वो जीते हैं। साइम अयूब एक नए हीरो के तौर पर सामने आए हैं जिन्होंने 9 मैचेस खेले हैं और 3 सेंचुरियाँ जड़ दी हैं। 3 मैचेस में 2 उन्होंने सेंचुरियाँ स्कोर की, मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जो हैं वो नंबर 4 पे ट्रेंड करें। ये एक वाकई मुआवजा हुआ है नाकाबिले बयान कि टीम पाकिस्तान ने, मैन इन ग्रीन शर्ट्स ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके वाइट वॉश किया है। कभी ये कारनामा इंडिया भी सरंजाम आया, ऑस्ट्रेलिया भी सरंजाम नहीं दे पाया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी सरंजाम नहीं दे पाए। ये एजाज़ टीम पाकिस्तान के हिस्से में। इससे पहले यही हमारे लड़के ऑस्ट्रेलिया में भी ODI में 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे चुके हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।